Good morning, students. In this video we are going to discuss about the second topic or second part of this chapter, respiration, gases exchange, breathing and gases exchange पे अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे respiration process के बारे में. The main mechanism of respiration is categorized into the three steps. One is the breathing, second is the exchange of gases, third one is the gases transport of gases by the blood. फर्स्ट पार्ट ब्रीदिंग, जैसा कि आपको पता है ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी कंज्यूमिंग और फिजिकल प्रोसेस होती है जो कि बेसिकली थोरेक्स एक्सपेंशन और यहाँ डिफ्लेशन होता है किसका, लंग्स का, टू द फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड फ्रॉम द लंग्स बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फियर. Diaphragm, एक specialized set of muscles है that are external or internal intercostals between the ribs, helps in the generation of such gradient. बेसिकली ब्रीदिंग जो होता है उसमें टू स्टेप इन्वॉल्व होती है, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन इन मतलब इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ लेना, एयर का जो मूवमेंट होता है लंग्स की ओर, ठीक है. It is an active process by which fresh air enters the lungs. It can occur if the pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. ठीक है, लंग्स के अंदर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इंस्पिरेशन होगा. ओके, देन नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डायफ्राम की अगर हम बात करते हैं तो इट इज लोवर्ड बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर्स. इट बिकम फ्लैट. दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंट्रो एक्सटीरियर एक्सिस. डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल होगा. यहाँ पे लंग का सरफेस एरिया बढ़ा ताकि इसके अंदर गैस का मूवमेंट इजीली हो जाए. एक्सटर्नल इंट्रोकोस्टल मसल्स की अगर हम बात करते हैं बिटवीन, जो कि कहाँ पे रिब्स में प्रेजेंट होती हैं. द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द रिब्स एंड द स्टर्नम अपवर्ड एंड द अपवर्ड, thus increasing the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. Thus, the overall increase in the volume of thoracic cavity causes the increase of pulmonary volume and as a result decrease in the intrapulmonary pressure. And the greater atmospheric pressure outside the body now causes the airflow rapidly into the external nares through sequentially leads to the alveoli. Okay, basically आपको ध्यान रखना है कि thoracic cavity में जो बेसिकली जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है थोरेसिक कैविटी का, इसी के साथ क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसके रिजल्ट से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड क्या होता है, बढ़ जाता है बॉडी के, और जो कि क्या करता है, रैपिडली एयर फ्लो को लीड करता है कहाँ तक, एल्वोलाई तक. From the alveoli, oxygen passes into the blood to the of the capillaries, and oxygen is carbon dioxide diffuses out from the blood to the alveoli lumen. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, at the same time कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया. द पैसिव प्रोसेस, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ एक्टिव प्रोसेस थी, यहाँ पे पैसिव प्रोसेस है, बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स. इट टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जस्ट अपोजिट टू इट, यहाँ पर कैसा था, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा था, डिक्रीज हो रहा था. यहाँ पर जब इंट्रापल्मोनरी, जस्ट इसका रिवर्स एक्शन होगा जब क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. डायफ्राम के मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, द मसल्स फाइबर्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स मेकिंग इन द इट कॉन्वेक्स एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी. वॉल्यूम कम हो जाएगा. देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दिस muscles contract, thus pulling the rib downwards and inwards, decreasing the thoracic volume, and the process of exhalation leads. Normal overall volume of the thoracic cavity thus decreases thereby reducing the pulmonary volume. As a result, the intrapulmonary pressure increases slightly above the atmospheric pressure, and this return causes the expulsion of air from the lungs, and process is called the expiration, and it is simpler than the inspiration. At rest breathing occurs about 12 to 16 minutes, being more in a children. Okay, per minute more in the children. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer.
स्पायरोमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर को. इट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शंस. ब्रीदिंग इन फ्रॉग इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव प्रेशर. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं जो कि हम कैलकुलेशन में बेसिकली यूज करेंगे. द क्वांटिटी ऑफ एयर the lungs can receive, hold or exhale under different conditions called the respiratory volumes or a pulmonary volumes. The combination of two or more pulmonary volumes are called the respiratory capacities. दोनों टर्मिनोलॉजी वापस से आप जान लीजिए. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम किसे कह रहे हैं, पल्मोनरी कंडीशंस पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है. लंग्स के अंदर एयर की क्वांटिटी कितनी रिसीव कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या एक्सेल कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशन में, उनको आप क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम कह रहे हैं. और कैपेसिटीज आप किसे कहते हैं, दो या दो से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कहेंगे. यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम जिसको हम टी और वी से, कैपिटल टी वी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड during normal breathing in the relaxed or resting position. It's about 400 ml. It consists of 150 ml of dead space volume and 350 ml of alveolar volume. A healthy a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 800 ml of air per minute. मतलब 6 से 8 लीटर ये क्या करता है, इंसान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस परफॉर्म करना है. इंस्पिरेशन प्रोसेस क्या परफॉर्म करता है, दैट मीन्स इतनी एयर एक्सचेंज होती है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी, अब यह तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इंस्पिरेशन से रिलेटेड है. रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड forcibly after a normal inspiration. It is about 2500 to the 3000 ml of air. Expiratory reserve volume, it is the additional volume of air that can be expired forcibly. थोड़ी सी अगर हम ज़्यादा कोशिश करके, अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा एयर को हम जब छोड़ते हैं तो उसके आप क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबली एक्सपिरेशन. ये कितना होता है, अबाउट 1100 to the 1200 ml. It cannot be measured by the spirometry. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. नाउ ये 4 टाइप के आपने वॉल्यूम देखे, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है, इट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन. एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद एक इंसान कितना अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, उसे आप क्या कहते हैं, IC, दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं. ये इंक्लूड करता है क्या, टाइडल वॉल्यूम का और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को. इन दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अगर आप बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टर्म्ड एज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. और ये वो टोटल वॉल्यूम होता है पर्सन जो एक्सपायर कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. ठीक है, एक बार गहरी सांस लेने के बाद वो कितनी कैपेसिटी, कितने अमाउंट ऑफ, कितना वॉल्यूम वो एक्सपायर कर सकता है, उसे आप क्या कहते हैं, टाइडल एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. अब आती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. एक एक्सपिरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर रहेगा उसको आप क्या कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं. अब कौन सा अमाउंट रहेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या रहता है, एज इट इज रहता है. तो आप इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ air a person can breathe in after a forced expiration or a maximum volume of a person can breathe out after a forced inspiration. This includes TV plus IVR plus EVR. ओके, इन तीनों का सम कहलाता है वाइटल कैपेसिटी. इट वरीज फ्रॉम 3400 to the 4800 ml डिपेंडिंग अपॉन द एज, जेंडर और द हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स.
टोटल लंग्स कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, टोटल आ गए तो यहाँ पे कुछ समेशन मिलेंगे हमको. इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्स मैक्सिमम इंस्पिरेशन. इट इंक्लूड वीसी प्लस आरवी. वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या थी? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, और इसमें प्लस कर दिया आरवी जो कि क्या था हमारा? रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि टीवी प्लस आईआरवी. तो टोटल क्या हो गया? आरवी प्लस ईवीआर प्लस टीवी प्लस आईआरवी. जो वाइटल कैपेसिटी होती है हायर एथलेटिक्स की, माउंटेन ट्रैवलर्स की, ठीक है, वो ज़्यादा होती है मेन में कंपैरिजन टू द वुमन इन यंग वंस देन इन द ओल्ड पर्सन. वाइटल कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है. एंड all pulmonary volumes and the capacities is about 20 to 25% less in women than in the men, and they are greater in tall persons and athletics than in the small asthenic peoples. In next video we will discuss about the exchange of gases.